हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्रेया क्लासेस। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल श्रेया क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी में पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि जो ये वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे यही बोलूँगा, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि मेरे यूट्यूब पर हर सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है। क्लास 9 से 12 तक सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है और कंपटीशन एग्जाम का भी तैयारी कराया जाता है। तो चलिए देखते हैं पाचन तंत्र, इम्यूनोडाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन वह भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया है जिसके दौरान भोजन के बड़े बड़े पदार्थों का छोटे छोटे सूक्ष्म भागों में विखंडन होता है। कह रहा है कि पाचन जो है वह भौतिक एवं रासायनिक क्रिया, मतलब भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है, जिसके दौरान क्या होता है कि जो भोजन होते हैं उसको भोजन के जो बड़े बड़े पदार्थ को क्या करता है कि छोटे छोटे सूक्ष्म भागों में विखंडन होता है, तोड़ देता है। ये सूक्ष्म पदार्थ रक्त प्रवाह में मिलकर शरीर के अलग अलग भागों में कोशिकाओं में वितरित हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो सूक्ष्म पदार्थ होते हैं वो रक्त प्रवाह में मिलकर जो शरीर के अलग अलग भागों में कोशिका में वितरित हो जाते हैं। वहाँ पहुंचकर ये पदार्थ जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। वहाँ पहुंचकर क्या करते हैं, ये जो पदार्थ होते हैं वो जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है स्तनधारियों एवं मानव में पाचन की क्रिया आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल में संपन्न होती है। कह रहा है कि जो स्तनधारी होती है एवं मानव में जो पाचन की क्रिया होती है वो आहार नाल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल में संपन्न होती है। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव में पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल में संपन्न होती है। उसके बाद मुख गुहा से प्रारंभ हुई पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत तक लगातार चलती रहती है। कहने मतलब यह है कि जो मुख गुहा से आप जो मुंह से भोजन लेते हैं तो वो वही कह रहा है कि मुख गुहा से प्रारंभ हुई भोजन, मतलब मुंह से लिया गया भोजन, पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत तक लगातार चलती रहती है। भोजन के द्वारा ही मानव शरीर को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है और इन्हीं पोषक तत्वों द्वारा कोशिकाओं की मरम्मत, ऊतकों का निर्माण एवं शरीर के लिए ऊर्जा का प्राप्ति होती है। कह रहा है कि भोजन के द्वारा ही मानव शरीर को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं तो उसी के द्वारा जो मानव शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं उनको प्राप्ति होती है और इन्हीं के द्वारा क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं उनके द्वारा कोशिकाओं की मरम्मत होती है, ऊतक का निर्माण एवं शरीर के लिए ऊर्जा का प्राप्ति होती है। उसके बाद कह रहा है कि भोजन की पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 चरणों में पूरी होती है। जो भोजन की जो पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया है वो 5 चरणों में पूरी होती है। पाचन की प्रक्रिया 5 भागों में होती है। जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो 5 भागों में होती है। पहला इंजेशन, अंतग्रहण। दूसरा इजेक्शन, बहिष्करण। तीसरा डाइजेशन, पाचन। पहला इंजेशन अंतग्रहण, दूसरा डाइजेशन पाचन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन अवशोषण, चौथा है आपका एसिमिलेशन स्वांगीकरण, पांचवा इजेक्शन बहिष्करण। तो ये 5 भागों में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं भोजन ग्रहण, मुख में लेने की प्रक्रिया, छोटे छोटे तत्वों में टूटना, सूक्ष्म पोषक तत्वों का शरीर में पोषक तत्वों का उपयोग होना, अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। उसके बाद रोटी, इसमें कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ऊर्जा, दूध, प्रोटीन, एमिनो एसिड, वृद्धि प्लस विकास कोशिका, तेल, फैट, पोषक तत्व, फैटी एसिड, सूक्ष्म पोषक तत्व, ऊर्जा। तो ये सब मिलती है। अब नेक्स्ट देखते हैं मिनरल्स एवं विटामिन। नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल्स एवं विटामिन। इनका पाचन नहीं होता है क्योंकि ये सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं जो शरीर में सीधे ही अवशोषित होते हैं। कह रहा है कि जो इनका पाचन नहीं होता है क्योंकि ये जो होते हैं ये सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं जो शरीर में सीधे ही अवशोषित होते हैं। पाचन की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं। जो पाचन की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं, 3 प्रकार के महत्वपूर्ण पाचक एंजाइम होते हैं।
जो पाचन की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के महत्वपूर्ण एंजाइम पाचक में होते हैं। जो पहला है एमाइलेज, जिसको एमाइलोसिन भी बोला जाता है। दूसरा है लाइपेज और तीसरा है प्रोटेज, जिसको ट्राइप्सिन भी कहा जाता है। तो एमाइलेज ये स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को बदल देता है ग्लूकोज में। नेक्स्ट है लाइपेज। तो ये फैट वसा को बदलता है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में इसको बदलता है। अब है भोजन का अंतग्रहण, इंजेशन इंस्टेशन। भोजन को मुख्य गुहा में ले जाने की क्रिया अंतग्रहण कहलाती है। जो भोजन को मुख्य गुहा में जो ले जाने की क्रिया होती है उसी को अंतग्रहण कहा जाता है, कहलाती है। भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। जो भोजन का पाचन होता है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि अब मुख में भोजन लेते हैं तो पहले उसको चबाते हैं, तो जो भोजन का पाचन होती है मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। दूसरा है पाचन, डाइजेशन। भोजन के पाचन की क्रिया मुख से ही आरंभ हो जाती है। भोजन को दांतों द्वारा चबाया जाता है। आप लोग सब कोई जानते हैं, भोजन लेकर हम लोग मुंह में जब लेते हैं उसको पहले दांत से चबाया जाता है, छोटे छोटे उसको कण में किया जाता है। भोजन को दांतों से चबाया जाता है तथा लार ग्रंथियों द्वारा लार का स्राव होता है। पहले भोजन को हम लोग मुंह दांतों द्वारा चबाते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो लार ग्रंथियों द्वारा उसमें लार का स्राव होता है। मनुष्य में 1.5 लीटर प्रतिदिन होता है, लार स्राव होता है। लार अम्लीय होता है, जो लार होता है वो अम्लीय होता है। इसमें मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम टाइलिन एवं माल्टेज पाया जाता है। कह रहा है कि जो लार होता है वो अम्लीय होता है। तो आप लोगों को एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लार कैसा, कौन सा लार अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। तो आप लोग को सही लगेगा कि लार अम्लीय होता है। अब कह रहा है कि इसमें मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम टाइलिन एवं माल्टेज पाया जाता है। तो ये तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन टाइलिन और माल्टेज। तो इसमें से आप लोग सही रखेगा कि इसमें मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? टाइलिन एवं माल्टेज पाया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि टाइलिन भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। जो टाइलिन होता है वो भोजन में उपस्थित जो स्टार्च होते हैं उसको माल्टोज में बदल देता है। जबकि माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। कह रहा है कि जो टाइलिन होते हैं वो भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में बदल देते हैं है। और माल्टेज नामक एंजाइम जो होते हैं वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। नेक्स्ट है लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो भोजन में उपस्थित हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है। इसके बाद भोजन आहार नली के माध्यम से आमाशय में पहुंचता है। और उसके बाद क्या होता है, जो भोजन होता है वो आहार नली के माध्यम से आमाशय में पहुंचता है, जहां अनेक अम्लीय रस जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, जठर रस, पित्त रस, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज आदि द्वारा पाचन की क्रिया होती है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को तेज कर देता है तथा भोजन को अम्लीय बनाता है। ये कह रहा है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो एंजाइम की क्रिया को तेज कर देता है तथा भोजन को अम्लीय बनाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पहले प्रोटीएजेज तथा बाद में पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पहले प्रोटीयूजेज और तथा बाद में पेप्टिन में परिवर्तित कर देता है। रेनिन दूध में घुलनशील प्रोटीन के केसिन को कैल्शियम पैराक्सीटेन में बदल देता है। जो रेनिन होता है वो दूध में जो घुलनशील प्रोटीन होती है उस केसिन को कैल्शियम पैराक्सीटेन में बदल देता है। लाइपेज वसाओं को वसा अम्लों तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। जो लाइपेज होता है वो वसाओं को वसा अम्लों तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जो एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जबकि ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। कह रहा है कि जो एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और जबकि ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। अब देखिए जो स्टार्च है वो माल्टोज में बदलता है, टाइलिन माल्टोज में बदलता है।
माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। प्रोटीन पेप्सिन को प्रोटीओजेज में बदल देता है। प्रोटीओजेज पेप्सिन द्वारा पेप्टोन में बदल देता है। केसिन रेनिन द्वारा कैल्शियम पेरॉक्सीडेट में बदल देता है। लाइपेज ग्लिसरॉल में सुक्रोज शर्करा और वसाओ द्वारा फ्रक्टोज एम ग्लूकोज में और लैक्टोज शर्करा ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है। यहाँ पे पचे भोजन का शोषण तथा अनपचे भाग का पाचन होता है। कह रहा है कि जो अमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है, अमाशय के बाद जो भोजन होता है वो छोटी आंत में जाता है। यहाँ पर पचे भोजन का शोषण तथा अनपचे भाग का पाचन होता है। उसके बाद सुक्रोज शर्करा को फ्रक्टोज तथा ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रोज शर्करा को फ्रक्टोज में तथा ग्लूकोज में बदलता है। लैक्टोज शर्करा को लैक्टोज तथा ग्लूकोज में बदलता है। जो लैक्टेज होता है उस शर्करा को लैक्टोज तथा ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। जो लाइपेज होता है वसा का पाचन करता है। इरेप्सिन प्रोटीन के अनपचे भाग को अमीनो अम्ल में बदलता है। जो इरेप्सिन होता है प्रोटीन के अनपचे भाग को अमीनो अम्ल में बदलता है। उसके बाद है अवशोषण एब्जॉर्प्शन। भोजन का अवशोषण छोटी आंत द्वारा किया जाता है। जो भोजन का अवशोषण होता है वो छोटी आंत द्वारा किया जाता है। यह आहार नाल की दीवारों द्वारा शोषित होकर रक्त परिसंचरण द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। कहने का मतलब यह है कि जो भोजन का अवशोषण होता है वो छोटी आंत द्वारा होता है, किया जाता है। उसके बाद यह आहार नाल की दीवारों द्वारा, जो आहार नाल की दीवार होती है वो आहार नाल की दीवारों द्वारा शोषित होकर रक्त परिसंचरण द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचाना ही अवशोषण कहलाता है। जो कह रहा है कि जो पचे हुए भोजन होता है, पचे हुए भोजन को जो रुधिर में पहुंचाना को क्या कहता है, अवशोषण कहलाता है। उसके बाद 4 नंबर है स्वांगीकरण एसिमिलेशन। अवशोषित भोजन को शरीर द्वारा उपयोग में लाया जाना ही स्वांगीकरण कहलाता है। ये कह रहा है कि जो अवशोषित भोजन होता है उसको शरीर द्वारा उपयोग में लाया जाना ही स्वांगीकरण कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अमीनो अम्ल यकृत में पहुंचकर अमोनिया में टूट जाता है, जिससे यूरिया का निर्माण होता है और यह मूत्र के साथ शरीर से उत्सर्जित हो जाता है। ये कह रहा है कि जो अमीनो अम्ल होता है वो यकृत में पहुंचकर अमोनिया में टूट जाता है। समझिएगा, कहने का मतलब यह है कि जो अमीनो अम्ल होता है वो यकृत में पहुंचकर वो अमीनो में टूट जाता है, अमोनिया में टूट जाता है, जिससे यूरिया का निर्माण होता है और यह मूत्र के साथ शरीर के से उत्सर्जित हो जाता है। अब नेक्स्ट है बहिष्करण। अनपचा भोजन अंत में बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं। कह रहा है जो अनपचा भोजन होता है, जो भोजन नहीं पचा होता है वो अंत में बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं। यहाँ कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ पाचन नहीं होता है। कह रहा है कि यहाँ जो होता है कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पाचन नहीं हो पाता है। किंतु यहाँ अवशिष्ट पदार्थों जैसे खनिज, लवणों तथा जल आदि का अवशोषण होता है। किंतु क्या होता है कि जो अवशिष्ट पदार्थ जैसे खनिज, लवणों तथा जल आदि का अवशोषण होता है। इंडोल और एक्सटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण मल में दुर्गंध आती है। जो मल में दुर्गंध आती है वो किस कारण आती है? इंडोल और एक्सटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण मल में दुर्गंध आती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मल होती है उसमें किस अमीनो अम्ल के कारण दुर्गंध आती है। तो हमेशा याद रखिएगा, इंडोल और एक्सटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण मल में दुर्गंध आती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि वह प्लेट में जाकर जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।